अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज खुशखबरी का ऐलान कर दिया और बताया कि बिजली के जो कीमतें हैं उसमें कमी कर दी गई है और 10 माह की मेहनत रंग ले आई है। इसी पर हम बात करेंगे। शामी साहब, कल इस पर बात हो रही थी, इसी प्रोग्राम में कई मरतबा हमने IPPs की बात की और आपने दुहाइयाँ भी दी, सब ने बात की कि ये सब टास्क फोर्स जो है वो करे, रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचाए। बिलाखिर आज जो है वो खुशखबरी मिल गई है। ये सर कितना मुश्किल टास्क था इस हुकूमत के लिए? देखिए, बहुत मुश्किल काम था। IPP से मुआहदे हुए हैं, इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं उसमें, उनको परसुएट करना और उनके साथ मामला करना एक बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन बहरहाल उसमें कामयाबी हुई और IPPs के जो ज़िम्मेदार हैं उनको कायल किया गया। उन्होंने भी देखें, एक लंबा अरसा हो गया है, बहुत सौ के तो जो पूरे हो गई हैं कीमतें प्लांट्स की, और उन्होंने भी एक ताउन किया है, तो उनका भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। तो बहरहाल अब ये जो आज ऐलान किया गया है, तकरीबन 20% जो है कीमत में कमी हो गई। जी हाँ, 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन। हाँ, इसी तरह तजारती सार्फिन के लिए भी हाँ और जी, सनती सार्फिन के लिए भी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी रुपए में अगर आप हिसाब लगाएं तो बांग्लादेश में बिजली की कीमत 18 रुपये फ़ी यूनिट है। ठीक है। और इंडिया में ये कीमत जो है वो 14 रुपये फ़ी यूनिट है। तो उनके मुकाबले में अभी भी हमारे यहाँ बिजली की कीमत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल कमी का आगाज़ हुआ है और 20% कमी एक बड़ी कमी है। इससे जो हमारी सनतें हैं उनको सहारा मिलेगा, जो एक्सपोर्ट करती हैं और वो मुकाबले में ठहर नहीं सकती, उनकी जो कॉस्ट है महंगी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक। तो अब हमारी वो सनतें जो हैं वो भी कुछ सुक्का सांस लेंगी। और अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये पहला कदम नहीं, पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं है। बारिश का पहला कतरा, यानी कि हम इसे कह अभी सकते हैं। मज़ीद रिलीफ देंगे और तवक्को करनी चाहिए कि अभी जो बातचीत और हो रही है उसके नतीजे में 6 रुपए के करीब मज़ीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गर्दिशी कर्जा जो है वो एक लिहाज से कैप कर दिया गया है, 2000 अरब के लगभग जो कर्जा है, अब उसको आइंदा 5 साल में अदा किया जाएगा। और मुकम्मल इसका मतलब ये मुकम्मल हुआ तौर पे कि खत्म कर लिया जाएगा। अब गर्दिशी कर्जा नहीं हमारे सर पे सवार होगा, यानी अब वो कैपेसिटी पेमेंट्स उस तरह नहीं देनी पड़ेंगी। और जो यानी हर साल अगर खसारा ना हो और गर्दिशी कर्जे में इजाफा ना हो, गर्दिशी कर्जा क्या है? जो कीमत खरीद है बिजली की और कीमत फ़रोख्त जो है उसके दरमियान गैप का नाम गर्दिशी कर्जा है। सही। तो जो चोरी होती है, जो उसमें गैप होता है, वो सब कर्जे में तब्दील हो जाता है। आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आप वसूली कर नहीं पा रहे होते। सही। तो अगर अब ये मसला जो है इस तरह हल हुआ है कि इसको अब गर्दिशी कर्जा जो है हमारे सर पे सवार नहीं होगा, गोया हम जितनी बिजली खरीदेंगे उसकी कीमत अदा कर देंगे, तो तभी तो हम पुराने दलिदर दूर कर सकेंगे और पुराना बोझ जो है उसको सर से उठा सकेंगे। ठीक है। तो बहरहाल ये सब अच्छी खबरें हैं। और अच्छी खबरों के असरात सर हमने देखे स्टॉक मार्केट पे भी आए। आज 100 इंडेक्स जो है वो 1131 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ। फिर आज एक और जो है वो खबर आई इदारा शुमारियात की तरफ से कि जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो सिंगल डिजिट से भी नीचे आ गई है। 0.96 जो है वो सालाना तौर पे जो है वो शरह हो गई है, मार्च में कम रही है। ये भी बड़ी कामयाबी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शरह सूद है वो इस वक्त 12% पे है, उसमें मज़ीद कमी होगी और वो एक सिंगल डिजिट पे आने की तवक्को है। उससे जो हुकूमत का बोझ जो है, जो कर्ज़ों की अदायगी करनी पड़ती है, उसको सूद देना पड़ता है, उसमें कमी वाक़ होगी। और फिर सनतें हमारी जो हैं और तजारती और कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी इजाफा होगा कि रुपया जो है वो यानी उसकी जब उसके सूद कम होगा तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो एक बहैसियत मजमूई तो एक मंजर बदल गया है। यानी वो जो हर वक्त लाले पड़े हुए थे जान के कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे,
और फिर कहाँ जाएंगे और किस तरह हम अपनी मईशत को संभालेंगे। और हमारे जो है वज़ीर आज़म ने अपने सियासी मुखालफिन की तरफ भी इशारा किया। हाँ जी। अब मैं तो उनके ही पाकिस्तानियों को देखता हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे, वो इस तरह उनकी बातें खिल जाती थी जब वो ये कहते थे कि डिफ़ॉल्ट होगा और पाकिस्तान अपने जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकेगा। फिर IMF को ख़त भी लिखे गए, जोर भी दिया गया उस पर सुने सर जरा पाकिस्तान को रिलीफ ना दिया जाए। तो बहरहाल ये अब कहानी ख़त्म हुई, अब आगे बढ़ना है हमने और आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। वज़ीर आज़म की ज़बानी सुनते उन्होंने एक टोले का जिक्र किया, फिर आर्मी चीफ का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। क्या कहा उन्होंने, देखिए। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली, पाकिस्तान के सर पर दिवालिया होने की तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी। पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। और इस तरह अपनी सियासत को रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया। और ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। एंटीबायोटिक से कतन कोई काम नहीं चलेगा, हर चीज छोड़ दी। आज हमें सर्जरी करनी होगी, मगर इसके लिए दुरुस्त और कड़े फैसलों की जरूरत है जो अभी हमने पिछले 1 साल में किए हैं। और वो ये है कि सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ीक़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा तो सर्जरी करनी पड़ेगी तो करें फिर, अल्लाह का नाम लेके जो भी करना है। यहाँ हम तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अच्छा नहीं है। एक कोई अचीवमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उस पर जश्न मनाने लगते हैं और फिर वो सारा वापस हो जाता है। और फिर जो हमारे दंगा फसाद होता है, यानी सियासी तौर पर ना अपोजिशन को करार ना हुकूमत को करार, जो हुकूमत आ जाती है उसको धक्का देने की कोशिश होती है और जो अपोजिशन है वो उसको भी चैन नहीं आता, हुकूमत को भी चैन नहीं आता। तो ये दुनिया का पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर वक्त एक इंतखाबी मुहिम किसी कैफियत तारी होती है और हुकूमत डामाडोल नज़र आती है या उसको धक्का देने वाले सरगर्म नज़र आते हैं। तो हुकूमत अपने आप को बचाती रहती है, अपोजिशन उसको गिराने में लगी रहती है। तो ऐसे माहौल में कोई संजीदगी से यानी प्लान करना, आगे बढ़ना, इसका तो मौका ही नहीं मिलता। बड़ी शिद्दत से जिक्र कर रहे हैं सर वो उस टोले का, जाहिर है वो किसका जिक्र कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी माजी में जो कुछ हुआ हम सबकी गलतियां हैं, हमें भूल कर अब आगे बढ़ना होगा। तो वो जिक्र भी कर रहे हैं और माजी को भुलाने की भी बात कर रहे हैं। माजी को तो भुलाना है ना और लोगों को याद भी कराना है, तो सियासत की मजबूरी है ना। ये भी याद कराना है कि किसने आपके रास्ते में रखने डाले हैं, कालीन किसने कांटे बिछाए हैं और किसने कांटे चुने हैं। तो सियासत, ये सियासत है, इसका नाम अपनी जो कारकर्दगी है उसका बयान भी करना है। और फिर ये है कि मुस्तकबिल की उम्मीद जो है उसको भी रोशन रखना है। अब आसिम मुनीर वो लगे हुए हैं इस काम में, हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, उनको जुड़ना चाहिए, उनके फर्ज मनसबी का तकाजा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया, आसिफ अली जरदारी साहब का। अब तो कोरोना में मुब्तला है, अल्लाह उनको भी जल्द सेहत याब करे, बिलावल भुट्टो का भी, अपने दूसरे इत्तेहादियों का भी। और मैंने जो आपके उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, और उन सब का नाम ले लेके शुक्रिया अदा किया। इजाजुल हक का भी, चौधरी शुजात हुसैन का भी और अब्दुल अलीम खान का भी, यानी जो जितनी भी उनकी इत्तेहादी हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। जाहिर है कि वो भी कोई इसके पास किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं, तो भला मिल के तिनका जो है उसके मिल के आशिया बनता है ना, क्रेडिट सबको जाता है, आशिया बनता है। तो सब हुकूमत के साथ खड़े हैं, उससे जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ये सफ़र है वो जारी है आगे की तरफ। अब देखना ये होगा कि हम देखिए हमने ये जो अदारे हैं हमारे जो खसारे वाले, इनकी निजकारी करनी है, प्राइवेटाइजेशन, इनका बोझ जो है उससे जान छुड़ानी है। अब डिस्कोस के बारे में उन्होंने कहा कि या तो उनको जो बिजली की तकसीम करने वाली कंपनियां हैं या इनको सूबों के हवाले कर दिया जाए या इनकी निजकारी कर दी जाए। बड़ी ज़रूरी बातें हैं,
बातें बहुत कर ली गई हैं गुज़श्ता 20 साल में, बहुत बातें की गई हैं और काम थोड़ा किया गया है। अब काम का वक्त है, काम करके दिखाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे हमसाए आगे निकल चुके हैं। हमें बहुत तेजी से हिम्मत करके उनका पीछा करना है, उनके बराबर दौड़ना है, बल्कि उनसे आगे निकलना है। ठीक है, तो बड़ा चैलेंज है, मगर अगर ना कोई माफ नहीं, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, ये सब कैसे मतलब मुमकिन हुआ? ये जो रिलीफ कहा जा रहा है ये आर्जी हो गया या मुस्तकिल? खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो ऐसे ही लोग उलझड़ी है, तो मुस्तकिल होगा, आर्जी क्यों होगा? अच्छा, तो ये खाकान साहब से भी जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। खाकान साहब, ये जो बात हो रही है कि ये रिलीफ जो है आर्जी भी हो सकता है, कोई इसका इम्कान नजर आता है आपको? सो हम समझने की कोशिश करते हैं एक रिलीफ है क्या और ये किस बेसिस पर बना है, और फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी मुद्दत या ये आर्जी है कि परमानेंट है। देखिए, रिलीफ है 12.5 सेंट की बिजली हो गई है B3 जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यूज करता है। सो बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। उन्होंने कहा था हमें 9-10 सेंट की कर दें, हुकूमत इसको 12.5 सेंट पे ले आई है। ये 34 रुपए की बिजली बनती है। इस पे एक GST भी होता है, पर लोगों की आगाही के लिए GST रिफंड हो जाता है, सो वो काउंट नहीं करूंगा मैं। सो हुकूमत हैज डन अ गुड जॉब हियर। अब आप ये देखिए कि ये आया कहां से है। एक तो ये आया है कि IPPs के जो 94 के और 2002 के मुआहदे हैं शामी साहब, वो मेनली 16-18 IPPs के रीडू हो गए हैं, टेक और पे से टेक एंड पे पे चले गए हैं, कुछ बंद हो गए हैं। तो वो जो रिलीफ है वो आर्जी नहीं है, वो परमानेंट है और वो हमेशा चलता रहेगा, यानी उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दुरुस्त। जो दूसरा रिलीफ आ रहा है वो आ रहा है कि आपके अगर आप पेट्रोल डलवाते थे, लेट से आप और सलमान साहब दो ही कस्टमर हैं पाकिस्तान में, तो आप लोग 17 अरब रुपए तकरीबन देते थे 10 रुपए PDL की मद में, वो 17 अरब रुपए बनते थे। 200 अरब रुपए वो बन जाते हैं सालाना के। वो भी हुकूमत अगर कंटिन्यू करती है और चलाती चली जाती है तो उसका एक रिलीफ पास ऑन हो रहा है, मेरा ख्याल है 1.5 रुपए के इर्द गिर्द सोच लें आप। वो कहां से पास ऑन हो रहा है? क्योंकि 200 अरब वहां से आ गए और वो पास ऑन कर दिए हुकूमत ने कहां पे? इसकी मद में, जो आपकी बिजली। सो ये जो रिलीफ दोनों हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो कुछ साल ये मुस्तकिल है चलता जी। एक तीसरा रिलीफ है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि एक बेस प्राइस में फ्यूल प्राइस ली जाती है, क्योंकि दुनिया में एक टेल विंड मिली पाकिस्तान को, कीमतें कम हो गई। मेरा ख्याल है कि तीसरा जो रिलीफ है वो कहीं 2-1 रुपए वहां से आ रहा है। अब क्योंकि अथॉरिटीज ने हर चीज की क्लैरिटी तो नहीं दी है, वो आर्जी हो सकता है कि कीमतें अगर बढ़ जाएं तो वो कोई बढ़ाना पड़े, पर एटलीस्ट अगले माह में, अगले 2 माह में लग यूं रहा है कि अथॉरिटीज ने ये कंसिडर किया है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेंगी या इन अ सेंस यहीं पे रहेंगी, तो ये रिलीफ कुछ अरसा कंटिन्यू किया जाए। पर मैं फिर कहता हूं कि जहां तक ये रिलीफ 17% सलमान के बिल पे है और 17% मैन्युफैक्चरिंग के बिल पे है, ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात। पर हमें आज भी एक रेजिलिएंट, कंपेटिटिव, इक्विटेबल एनर्जी इकोसिस्टम, प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी एनर्जी पॉलिसी की प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ पे रेगुलेटर को ठीक करना, ट्रांसमिट करना बिजली, क्योंकि आज भी 45,000 मेगावाट बना सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कम है, टैरिफ के मसाइल हैं, और आखिर में अथॉरिटीज ने आपको खुद बताया ना शामी साहब कि 600 अरब का नुकसान डिस्कोज इस साल भी करेंगे। नाउ दैट शुड नॉट बी टॉलरेबल। चोरी के हमारे जो जी चोरी की मद में, चोरी क्या होती है शामी साहब? आपके घर बिल आया 100 रुपए का, वापस आता है 90 रुपए का पूरे पाकिस्तान से बिल। सो वहां पे एक नुकसान 300 अरब का हो गया। अब TND लॉसेस नेपरा ने टैरिफ में लिए, वो लिए लेट्स से 12-13%, पूरे मुल्क में हुए 18%, 300 अरब वहां पे नुकसान हो गया। अब ये सारी चीजें जो हैं ये ठीक करना लाजिम व मलजूम है। मैंने हमेशा आपको कहा है IMF की वजह से एक स्पेस मिल गई है, आज आपने देखा कि स्पेस आपको वाकई मिल गई है। अब अगर आप ये काम जाकर मुझे कहें कि जी 2025 में भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, बिजली कैरी करने के मसाइल भी हल नहीं होते, लाइन लॉसेस भी कम नहीं होते, तो देन आई थिंक वी वुड हैव टू सीरियसली कम बैक एंड से कि आखिर क्यों इस वक्त और स्पेस को हमने अच्छी तरह नहीं यूज किया। बट आई वांट टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि इंशाल्लाह अदराक है, सब सीरियस हैं,
वी मस्ट स्टैंड बाय। जो चोरी करता है हमें उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, एक कंपेटिटिव मार्केट की तरफ मूव करना चाहिए। देखिए ना, मैं बड़ा कहता हूं, आप जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं 80 चैनल खुल गए हैं। अगर आज एक पीटीवी होता, हमने लाइसेंस ना दिया होता, तो क्या इतनी जॉब्स क्रिएट हो सकती थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की कामयाबी की मिसाल है। टेलीकॉम है, बैंकिंग सेक्टर है। वी मस्ट डू द सेम इन दी एनर्जी सेक्टर। मगर ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब गर्दिशी कर्जे में इजाफा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सालाना बुनियादों पर अब यानी कोई गैप नहीं होगा खरीद और फरोख्त की कीमत में। तो देखिए, एक तो व्हेन यू गो इनटू अ प्रोग्राम विद द आईएमएफ, तो जुजियात में जाकर दे व्हाट दे डू इज दे से कि जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो पास थ्रू होनी चाहिए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस को पास थ्रू करने के लिए आपने बिजली के निर्ख बढ़ाए, आपने गैस में 8 गुना इजाफा किया जब आईएमएफ का प्रोग्राम शामी साहब साइन किया। द कंट्री, द पीपल हैव पेड विद देयर ब्लड एंड स्वेट टू मेक दिस प्रोग्राम हैपन। देखिए, अब ये जो 600 अरब है ना, इसको जब तक संभालेंगे नहीं तो जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट है वो संभलेगा नहीं। फिर एक 2400 अरब है जो खड़ा हुआ है, उसको आपने मैनेज करना है कि कैसे आपने कुछ, आप बजट पे अगर लेना चाहते हैं, पीआईबीज लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के इशू करना चाहते हैं। फिर शामी साहब, आप नेपरा की स्टेट ऑफ एनर्जी रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम होगा कि पाकिस्तान का 2000 अरब कलेक्टेबल में है। क्या मतलब? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री, इन्होंने देना है, कुछ वहां से रिकवर होगा। सो एक जिसे कहेंगे मेन्यू बनेगा जिसमें जाके आप इसको हल करेंगे। बट आई रियली होप कि ये काम अगले 2 से 5 साल में जब हम दोबारा इस सेक्टर को देखें तो ये सब काम हो जाएं, क्योंकि बहुत दफा हमने ये जो इंटरिम रिलीफ सर्कुलर डेट का क्लीन अप करना 13 में भी किया था, यही किया था। सर्कुलर डेट को ऑलमोस्ट जीरो ले आए थे, 480 अरब की पेमेंट हुई और फिर दोबारा 2400 अरब का खड़ा हो गया। आखिरी एक इंपॉर्टेंट बात करूं, इतना बड़ा ही जो इंटर कॉर्पोरेट सर्कुलर डेट है वो कहीं 2-2.5 हज़ार का गैस सेक्टर में भी है, वो भी हमने हैंडल करना है। वो कहां से आया? एलएनजी बाहर से महंगी मंगाते तो थे देने के लिए हम इंडस्ट्री को, और क्या करते थे? सस्ती हम बेच देते थे डोमेस्टिक को। देखिए ना, हमने भी ऐसी गलतियां की हैं जिसका मतलब हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हर्ट करते हैं। बट आई रियली होप कि नाउ वी कैन ओवरकम दीज फॉलीज। अच्छा, एफपीसीसीआई ने ये भी कहा कि जी अब पॉलिसी रेट जो है वो कम हो सकता है। ये किस बुनियाद पे कम हो सकेगा? इन्फ्लेशन देखिए, सो आम फहम जबान में तो शामी साहब ने एक जुमले में कह दिया कि इन्फ्लेशन कम हो गई है। अब मजे की बात बताऊं, उन्होंने तो शायद अभी देखा नहीं होगा, हम आपकी प्रोग्राम की वसातत से बताते हैं। जो मार्च का सीपीआई इन्फ्लेशन आया है वो 0.7% है। अभी लोग तो 1.5% का कह रहे हैं ना, फरवरी का आया था। यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 0.7% हो गई है मार्च में कंपेयर टू लास्ट मार्च। अच्छा, पिछले मार्च में ये 20% थी। सो देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रॉडाउन। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1%, 1.5% कीमतें बढ़ रही हैं तो 12% का रेट क्यों रखते हैं? बट हियर्स व्हाट पाकिस्तानीज आर मिसिंग। ये वो देख रहे हैं सीपीआई इन्फ्लेशन को। आईएमएफ इसके साथ साथ एक चीज देख रहा है, उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। वो ये कह रहा है, एंड आई नो दिस बिकॉज मैं इंटरनेशनली गुफ्तगू करता हूं सबसे, कि खाकान यार कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 7-8% पे चल रही है। तो जब तक कोर इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जिससे वॉलेटाइल चीजें निकाल दें, तो आई थिंक रूम तो है। लेट्स सी कि कोर इन्फ्लेशन कैसे बिहेव करता है, और फिर आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को आई थिंक मिल सकता है। अभी हमने फंड के साथ भी कर लिया है पहला रिव्यू, सो देयर इज सम रूम दैट हैज बीन क्रिएटेड। ये भी बता दीजिएगा कि एफबीआर को कह रहे थे कि मार्च में तकरीबन 100 अरब का जो है शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, और पिछले 9 माह की बात करें तो 700 अरब। कल से गालिबन आईएमएफ की टीम जो है वो आ भी रही है बजट की तैयारी के सिलसिले में, तो उसमें किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है? सो देखिए, एक तो बात यह है कि जब ये टारगेट रखा गया था, मैं आई एम श्योर कि मैंने आपके प्रोग्राम में भी आके कहा होगा कि 1400 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं, और जो टारगेट है वो 9400 से 13,000 पे चला गया है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, 40% ग्रोथ चाहिए। और जो इकोनॉमी की गिवन सूरत हाल है उसमें ये गलत टारगेट सेटिंग हो गई है। बोथ आई थिंक द फंड एंड द अथॉरिटीज शुड हैव केप्ट इट 12,500 वुड हैव बीन, मेरा ये ख्याल था, वुड हैव बीन अ ओके टारगेट। इसलिए
कि अफरात ज़र भी कम हो गई है, ग्रोथ भी कम है, तो अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है, डिमांड भी टूट रही है, तो सेल्स टैक्स भी कम आएगा। अगर सेल्स टैक्स कम आएगा, कस्टम ड्यूटी कम होगी, इंपोर्ट का बिल भी टूटा है। सो ये सारी चीजें देखते हो, आई थिंक ये रिवाइज हो गया है टारगेट। अब जो टारगेट है वो 12,332 अरब है। सो एक तो ये बात है, पर उसके बावजूद ये 12,332 अरब भी शायद करना जो है विल बी एन अपहिल टास्क। मेरा ख्याल है कि ये कहीं 12,000 के करीब हम कर पाएंगे। सो ये 300 का असल में सवाल करने का मकसद ये था कि जो ये भुगतते हैं वो तो जो तनख्वाहदार तबका है वो भुगतता है, तो उसके लिए कोई रिलीफ होगा या नहीं होगा? सलमान, आई थिंक कि अब जो बजट है उसमें वक्त है कि हम IMF को कन्विंस करें इस बात पे कि पाकिस्तान में अगर आप 39% तनख्वाहदार पे और किस पे, नॉन सैलरीड पे भी, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्या आप चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से छोड़ के दुबई चले जाएं, UAE चले जाएं जहाँ पे सिफर टैक्सेशन है? आप ऐसा नहीं चाहते ना। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड प्रोफेशनल्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज एक उसकी वजह हाई टैक्सेशन है। सो वी हैव टू कन्विंस देम कि थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ मूव करें। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज अगर ये कन्विंस करेंगी तो फंड इतना इसको पॉजिटिवली लेकर चलेगा इन दो सेक्टर्स पे। तीसरा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के टैक्सेस ओवरऑल गिनता हूँ, मतलब वो सुपर टैक्स डाल के मतलब स्वीडन से भी ऊपर चले गए हैं, तो उसको भी कन्विंस करना पड़ेगा। पर उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम से पैसे निकालने पड़ेंगे, रिटेल से पैसे निकालने पड़ेंगे, रियल एस्टेट से पैसे निकालने पड़ेंगे, सूबों को GST ऑन सर्विसेज से पैसे निकालने पड़ेंगे। सो ये काम करने हैं। The next budget is a defining budget for Pakistan, especially for two people, the salaried and the non-salaried. एक ही इनको डाल दूं मैं, and the manufacturing. अब वो वक्त है कि ये रिपेयर जो है वो दिखाई दे। और दूसरी बात, अथॉरिटीज अगर कंटिन्यूसली कह रही हैं कि हम एक्सपेंडिचर कट करना चाहते हैं तो करिए कट। देखिए लास्ट ईयर जो बजट आया उसमें जारी इखराजात को 21% बढ़ा दिया गया था। मैं मतलब विद अ हैवी हार्ट आई से दिस, अब मौका है कि जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के हैं वो प्रोविंसेस को दें। अब मौका है कि पावर्टी प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है 700 अरब, उस पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो प्रोबेबली इसकी शेयरिंग बेसिस पे जाएं। सो यू डू दीज सीरियस वर्क्स, तो ये बेहतर हो जाएंगे। अब ये बताएं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान पे भी लग गया, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो तकरीबन 5 अरब डॉलर के लगभग है, और पाकिस्तान यानी और इंपोर्ट जो है अमेरिका से तो कम है उसके मुकाबले में। तो ये जब टैरिफ की जो पाबंदी है इससे कितनी मुतासर हो सकती हैं हमारी जो बरामदात हैं, खासकर टेक्सटाइल? So it's a very important day in the world, right? आज एक अनसर्टेनिटी की फिजा है। शामी साहब ने प्रोग्राम जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट्स रैटल होती हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खराब होता है। आज दुनिया भर, आज सुबह में बहुत अर्ली उठा शामी साहब, तो जब ऑस्ट्रेलिया और जापान खुले तो नेगेटिव में थे, वियतनाम नेगेटिव में, सारी ईस्ट एशियन मार्केट्स नेगेटिव में। सो जो आपने बात की, आज यूरोप नेगेटिव में बंद हुआ है, US नेगेटिव में मार्केट्स आ रही हैं। तो देखिए अनसर्टेनिटी की जो हम बार बार जिक्र करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सर्टेनिटी की फिजा कायम हो, उसका असर सारी दुनिया लेती है। सो शामी साहब की उस बात से आगे लेकर चलता हूँ। आज ये गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स सब रैटल हो गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसकी एक अच्छी जो चीज़ है इज द फॉलोइंग। पहले ये ख्याल था कि 180 ममालिक पे 20% बेस लाइन टैरिफ आ जाएगा, उसको उन्होंने रिव्यू करके 10% किया। मसलन UK पे जो बेस लाइन टैरिफ आया है वो सिर्फ 10% का है, पर जो साइज ऑफ जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं चाइना पे, जापान पे और ऑस्ट्रेलिया पे या ताइवान पे, ये बहुत ज़्यादा आया है। चाइना का टैरिफ 54% हो गया है। जो इस वक्त आपकी बांग्लादेश का टैरिफ है वो हमारे से बहुत ज़्यादा यानी कि 37% पे चला गया। अब अपॉर्चुनिटी क्या है पाकिस्तान को? देखिए अपॉर्चुनिटी इज़ द फॉलोइंग। आपका टैरिफ 29% है, आपके दो पार्टनर्स जो compete करते हैं आपको वर्ल्ड में यानी कि चाइना और बांग्लादेश, बांग्लादेश 8% और जो चाइना है वो तो 54% पे है। सो 29 और 54 का एक बड़ा फर्क आ गया। सो आप compete कर सकते हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी है। टेक्सटाइल 70% है उस 5 अरब डॉलर का जिसका शामी साहब ने जिक्र किया, 3.5-4 अरब डॉलर। दूसरी ऑफ कोर्स जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है वो इज द फॉलोइंग। अब ये वक्त आया ना कि आज बिजली की कीमत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ कमी आई है। आप अपनी इंडस्ट्री को कहिए कि वो एफिशिएंट हो, वो अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करे, फर्म्स बेहतर हों, लेबर प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, आप प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन करें।
अब आवर बिजनेसेस हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, वो भी पाकिस्तान में आसान बेच कर और दुनिया से compete ना करके एक रिंग फेंस होके बिजनेसेस बन गए हैं। अब उनको इस कंपटीशन में आना है। सारा बोझ बिजनेसेस पे कभी हमने डाला नहीं है उस तरह से जो डालना चाहिए, बिकॉज हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की रिजीम चलाते रहे ना कि बाहर से गाड़ियों के पार्ट मंगवाए यहीं बेच दिए। यार एक भी गाड़ी दुनिया में नहीं बेचने के काबिल, ये क्या बात हुई? जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, वो भी तो देखिए ना, उसके फैब्रिकेशन यूनिट चाइना में लगे हुए हैं। तो इस टैरिफ से आपको नहीं लगता कि जो एप्पल प्रोडक्ट है उसको भी जो है वो नुकसान होगा और कीमतें बढ़ सकती हैं? सलमान, 3 तरह की कीमतें जो हैं का इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1, कंज्यूमर जो यूएस का है उस पर इम्पैक्ट आएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है, मतलब अगर 20% उन्होंने टैरिफ 34 के ऊपर लगाकर 54 किया है तो वहां का इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये होगा, इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सचेंज रेट है ना करेंसीज का, वो मूव करेगा। यूएस डॉलर वीकर होगा, हो भी रहा है। 1.08 पे था यूरो, आज 1.10 के करीब चला गया है। तो ऑब्वियसली यूरो में स्ट्रेंथ आई है। और तीसरी बात यह है कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है वो अपना मार्जिन कम करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी चीजें जो है दुनिया में बेचता रहे। ये 3 चीजें होंगी। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है यूएस में और अगर ये टैरिफ नहीं निगोशिएट होते। एक आखिरी बात सलमान मैं करूं, देखिए एक आखिरी बात, हतमी कोई भी चीज नहीं है, ये एक निगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। दूसरे ममालिक ने भी करनी है, पाकिस्तान अथॉरिटीज ने भी करनी है। ठीक है खालिद साहब, मुझे क्विक एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक जी। बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। कारोबारी जो कम्युनिटी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसने इसे खुशाइन करार दिया है। मरियम नवाज़ ने भी इसका खैर मकदम किया है और वैस लगारी साहब भी जो है वो कुछ इसकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे, किसको कितना जो है वो यूनिट मिलेगा। शामी साहब, अब अहम सवाल ये है कि काम होगा ना है अब एक्सपोर्ट पे, टैरिफ लगे ना लगे जो अमेरिका कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट बेहतर करेंगे तो फिर वो ये है कि हम तरक्की कर सकेंगे। जाहिर है कि टैरिफ लगने से तो मसाइल तो पैदा होंगे, लेकिन बहरहाल कम्पीट करना है आपको। और इस हमाम में अब सभी मुतअस्सर हो चुके हैं। टैरिफ तो सब पे लग रहा है ना, तो चाइना पे ज़्यादा लग गया है और बांग्लादेश पे भी कुछ ज़्यादा लगा है। तो बहरहाल पाकिस्तान को कम्पीट करना है। और सदर ट्रंप ने तो ये एक किस्म की तजारती जंग शुरू कर दी है और पूरे यूरोप में तरथली मची हुई है। वो कहा जा रहा है कसाद बाजारी का भी जो है वो खदशा है। जो उनके अपने हलीफ हैं, बरसों के हलीफ हैं, वो परेशान हैं। अब वो चीन और जापान और साउथ कोरिया वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और यानी पूरी दुनिया जो है उसमें एक बेयकीनी की फजा पैदा कर दी है। सुन ले सर, ट्रंप यानी जिस तरह पाकिस्तान की सियासत है उसी तरह अमेरिका की सियासत चल रही है। आप कह रहे थे ना वो हिलजुल रखेंगे, तो इसलिए अब उसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम मुतअस्सर हों इससे और अपना मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ाएं। हमारी वज़ीर ख़जाना जो है इनके सर, वो हमारी सनतें जो हैं उनका भी इम्तिहान है कि वो अपनी नफ़े को कम करें और कम्पीट करें, और हमारा भी इम्तिहान है बहैसियत कौम के। सर, उनके जो वज़ीर ख़जाना है अमेरिका के, वो मशवरा दे रहे हैं कि जी टैरिफ आयद किए जाने के ख़िलाफ़ जो ममालिक हैं वो इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। वो तो करेंगे ना, वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई ये करेंगे। तो अभी तो देखिए ना को जो एलॉन मस्क है उसकी छुट्टी हुई ना। हाँ जी। अब उनका कारोबार बैठ रहा था। हाँ जी। उनकी जो टेस्ला है उसके शेयर गिर गए। हाँ जी, लेकिन जैसे ही छोड़ा है वो एकदम शेयर ऊपर चले गए। अब वो मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर एक भौचाल पैदा कर दिया था उन्होंने। यहाँ भी कटौती, वहां भी कटौती, बेरोजगारी, वो आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे हमला, कभी तालीम के हमला। तो एक ऐसा लगता था कि अमेरिका जो है जैसे एक नौज़ायदा बच्चे की तरह डील कर रहा है कोई, यानी सारा सिस्टम उसका जो है वो डामाडोल है। तो अब वो उनको छोड़ना पड़ा है हुकूमत को। देखते हैं उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि एक सर्वे सर आया है उसके मुताबिक तो उनकी जो मकबूलियत है 4% कम हुई है। हाँ जी, 47 से 43% जो है वो हो गई है। 38% लोग जो है उनकी तिजारती, 4% बड़ी परसेंटेज है वहाँ अमेरिका के एतबार से। तो सदर ट्रंप को गौर करना पड़ेगा। और ये जो फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे हैं अपने ही आप से लड़ रहे हैं ना। अभी तो उनके हलीफ जो हैं वो तो यूरोप में हाहाकार मची हुई है और यूरोप जो है वो अब अपने आस्तीनें चढ़ा रहा है कि किस तरीके से हमने इनका मुकाबला करना है और इनके असरात से अपने आप को महफूज करना है। एक कोहराम मच गया है दुनिया में। अब एक यू टर्न अभी सर मैं देख रहा था कोई खबर कि जी वो जो वीज़ा पॉलिसी तब्दील होने की बात हो रही थी, सख्तियाँ, वो फिलहाल जो है ना उसके अंदर होल्ड किया गया है।
तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद अभी फ़िलहाल वो जो सख्तियाँ आने वाली थी उससे थोड़ा सा जो है वो छुटकारा मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है वहाँ जो रहने वाले हैं, यानी जो सिटीजन शिप जिनके पास है ना, वो भी परेशान है, और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं। तो अमेरिका के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है उन्होंने कि बेयकीनी है, यानी कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि कनाडा से उनके इस तरह के ताल्लुकात मुतासर होंगे, या जर्मनी या फ्रांस जो है वो इस तरह से मामला होगा, मगर हो रहा है। ये भी एक पूरी दुनिया जो है उसको झंझोड़ा जा रहा है। ईरान को भी सर जो धमकियां दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो कहकर वो आए थे कि जी मैं जंगों का खात्मा चाहता हूं, अब उसी तरफ वो जाएंगे या नहीं? ऐसा नहीं है। नहीं, क्या कर सकते हैं वो, क्या कर गुजरेंगे, जितना करेंगे उतना फंसेंगे। तो ये बड़े से बड़ा मुल्क जो है वो भी उसको भी तो फिर अपने भुगतना पड़ता है ना अपने गलत इकदाम। देखिए गजा में वो क्या कर रहे हैं, इसराइल की किस तरह से पुष्टिबानी कर रहे हैं, और फिर जिस तरह ईरान पे आंखें दिखा रहे हैं, ईरान कह रहा है हम मुकाबला करेंगे। कितनी यहाँ कहाँ लड़ाई छेड़ी जाएगी, कहाँ जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये अब देखना चाहिए कि अमेरिकी रायमा जो है उसको भी गौर करना पड़ेगा, अमेरिकी इदारों को भी गौर करना पड़ेगा। अब ये तो देखिए बड़ी दिलचस्प वो जो एक वो चल रहा है कि ये जो यूरोप है, वो किसी ने आयरिश प्राइम मिनिस्टर शायद उसने ट्वीट किया कि ये यूरोप जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है, और ये जो अपना जो, और उन्होंने कहा जो गजा में वो मुसलमान है जो 1 अरब, वो चंद लाख यहूदियों से डर रहे हैं। तो दुनिया का नक्शा ही अजब हो गया। पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है हाउ इज इट दैट 500 मिलियन 500 मिलियन यूरोपियंस जो हैं वो 300 मिलियन अमेरिकन से कह रहे हैं हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ दो, और 140 मिलियन रूसी जो हैं उनसे हमें बचाओ। और उन्होंने कहा कि अब ये देखिए 1 अरब से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो 70 लाख यहूदियों से कह रहे हैं हमें इनसे बचाओ। तो दुनिया का नक्शा क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? क्या बेबस हैं? ये ऐसा ही है ना कि 8 अरब की आबादी है दुनिया की, और 342 अरब के मालिक जो हैं वो सिर्फ इलॉन मस्क साहब हैं। इलॉन मस्क तो देख लीजिए फिर। हाँ, यानी वो 1-1 अरब भी अगर सब में बांट दें तो तब भी उनके पास जो है ना वो रकम जो है वो ठीक ठाक बचेगी। अरबों की आबादियां हैं, इतने बड़े बड़े, और अपना तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं सकते, और अमेरिका ने सबके जिंदगी जो है सबकी नींदें हराम कर रखी हैं। गजा में क्या हो रहा है हम कुछ कर पा रहे हैं, बस बयान देते हैं। और मैंने तो कहा था कि कम से कम ये सारे हुक्मरान इकट्ठे होके अमेरिका व्हाइट हाउस के सामने धरना ही दे दें जाके कि खुदा खौफी करो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन होगा सर? फिलहाल 70 लाख यहूदी जो हैं उन्होंने आगे लगा रखा है 1 अरब मुसलमानों को। बातें हम कितनी करते हैं, और क्या क्या हमारे ऐवान हैं, बड़े बड़े हुकूमतों के और महल हैं रहने के लिए, और क्या अरबों और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बैंकों में पड़े हैं, और कांप रहे हैं हम घरों में बैठे हुए। अच्छा सर, फिलहाल जो है वो पीटीआई जो है वो शिकायत कर रही है, ज़रा लोकल उसकी तरफ आते हैं। आज उमर अयूब साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे, नाला थे। क्या फरमाया उन्होंने? बानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। कल तो कुछ और ही खबर आई थी, कुछ उस पर भी बात करते हैं। देखिए जी उमर अयूब साहब आज क्या फरमा रहे थे। बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है? तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं, और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जज साहबान अपने अदालती ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करा सकें तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे के घर। मुलाकातों पर सर पाबंदी, जिसको मिलने देना चाहिए उसको मिलने नहीं दिया जाता, जिसको नहीं मिलना चाहिए जो वो मिले। लेकिन अहम बात ये वो कह रहे हैं कि जी अगर अदालत
अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वो जज ही मुस्ताफ़ी हो जाए। ठीक है, ये तो अदालत के गौर करने की बात है ना, हम उस पर क्या कर सकते हैं। अदालत जो है उसने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करें, कार्रवाई करें उन पर जिन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। मगर वो कह रहे हैं कि खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। ईद की नमाज को तो कैदी पर तो फ़र्ज़ नहीं है, वैसे भी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है ना। नहीं, वाजिब पे है, वाजिब है। अच्छा। लेकिन यह है कि जो कैद में है उसके ऊपर तो कोई ईद की नमाज तो लाजिम नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कैदियों के साथ पढ़ने देते तो बुरी बात नहीं थी। सर लेकिन सिक्योरिटी रीजन भी तो है ना, बुशरा बीबी हो जो भी है, सिक्योरिटी रीजन के क्या करना वहाँ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी रीजन के तहत उनको अलाउ नहीं किया। कोई निशाना न बना ले। इंसानी सलूक भी तो होना चाहिए। इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हैवानों की बस्ती में रहते हैं, ये जंगल है। आप ईद पे किसी को मिलने नहीं देते, क्या हो जाएगा? तूफान बर्पा हो जाएगा। ईद पे उनके दो अजीज़ों कारब मिल लेंगे, उनके बच्चे उनसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। तो एक को अपने आप को कोई ठहराव पैदा करें, कोई हुस्न सलूक करें। हुस्न सलूक से लोग जीतते हैं। आप देखिए, हम वो याद करते हैं ना सलाहुद्दीन अय्यूबी को, आज तक रिचर्ड जो है वो बीमार हुआ, अपना डॉक्टर भेज दिया मौलवी उसके पास। तो इस तरह लोग जो हैं हुस्न सलूक से लोग जिंदा होते हैं, हुस्न सलूक से दिल जीतते हैं। तो इस तरह तंग करके जिच करके समझा जाता है भाई हमारी बड़ी कामयाबी हो गई। कोई कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है। और फिर ये तारीख में वो कूड़ेदान में की नजर हो जाते हैं ऐसी हरकतें करने वाले जो हैं। कल शामी साहब आप कह रहे थे कि मुलाकात हुई, दो लोगों के दरमियान हुई, किसने सुनी क्या सुनी, तो वो पता ये चला कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो अब वो खबर आ रही है कि हाँ जी टास्क दे दिया है खान साहब ने। अच्छी बात है यार, अब हम क्या कर सकते हैं, कोई नतीजा निकलेगा तो देखेंगे। अच्छा सर, मुझे तो एक बड़ी खबर ये लगी, हाँ जी, कि खबर आई कि ईद के दिन 400 हिंदू खानदान जो है ना वो सिंध को छोड़कर ना इंडिया रवाना हो गए, अपनी जन्मभूमि छोड़कर। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ महफूज नहीं है, न घर है न कारोबार है, और चोरी डाके लूटमार भत्ताखोरी सूदखोरी और ज्यादतियाँ और हरासा करने के वाक़यात से हम तंग आ चुकी हैं। ये अखबारी रिपोर्ट है, एक पाकिस्तानी अखबार ने छापी। कितना मेरा दिल तो है अफसुर्दा हुआ और शर्म से झुक गया कि ये हमारी अक़लियतें हैं, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं। जो हम अपनी अक़लियतों के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं। बाद ऐसी अक़लियतें जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, दिन रात वो दुहाई देती हैं, हमारे घर में पर हमला हो गया, हमारे कब्रें जो हैं उन पर हमला हो गया, हमारी अमलाक जो हैं उनको लूट लिया गया। तो क्या से हमने ये हिंदू खानदान छोड़ के क्यों गए हैं? कोई गौर करना चाहिए। सिंध की हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को कैसे वो माहौल जो है ऐसा कैसे बना दिया गया है। सिंध में तो बड़ी आबादी है हिंदुओं की। जी हाँ सर, मंदिर हैं वहाँ पे और लेकिन सर माजी में भी इस तरह की खबरें जो है वो आती रही है। हुकूमत से पूछो तो डिनाई करती है कि जी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आपके सामने ये खबर तो है बिल्कुल। कितने वहाँ लोग जा चुके थे। 1941 की जो मर्दमशुमारी थी ना, उसमें मगरबी पाकिस्तान में 14% ये जो इलाका अब मगरबी पाकिस्तान का है, ठीक है, उसकी आबादी का 14% हिंदू और सिख थे। अच्छा। और मशरकी बंगाल में 28%। अच्छा। ये 1941 की मर्दमशुमारी। और 1951 की मर्दमशुमारी हुई तो मगरबी पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.6% हिंदू और सिख थे। और अच्छा। मशरकी पाकिस्तान में 22% हो चुके थे। यानी आज़ादी के 4 साल के बाद हमने देखा बड़ी लाखों की तादाद में यहां से लोग चले गए छोड़ के गए इंडिया। और वहां लाखों की तादाद में जो मुसलमान थे उनको धकेल दिया गया पाकिस्तान में। तो ये तो जब आज़ादी हमने हासिल की, चॉइस थी ना, वो तो लोगों की चॉइस नहीं थी, नहीं होनी चाहिए, हमें वहीं रहना था। जो इन हिंदुओं को और सिखों को जो पाकिस्तानी इलाकों में रहते थे, ये यहीं के शहरी थे, इनको यहीं रहना था। सही। जो मुसलमान वहां रहते थे उनको वहीं रहना था। तो आप जो उन्होंने किया सो किया। हिंदुस्तान की हुकूमत ने, लोगों ने जो फसादात बरपा हुए, वो तो आज तक भी कुछ कर रही है ना। आज भी इतनी बड़ी तादाद में, अब तो मामूली तादाद रह गई, अब हम इनकी क्यों हिफाजत नहीं कर सकते, इनके क्यों अश्कशोई नहीं कर सकते? इसका नोटिस लेना चाहिए वजीर आजम को। हम कायदे आजम की तकरीर को दोहराते रहते हैं, हिंदू विल बी सीज टू बी हिंदू, मुस्लिम विल बी सीज टू बी मुस्लिम, लेकिन हो क्या रहा है?
तो मुझे बड़ा अफसरदा हुआ है। वहाँ जाते हैं, कैंपों में पड़े रहते हैं इंडिया में, वहाँ भी तरह तरह के वहाँ पर भी हाँ वो नेशनलिटी 2014 से पहले के बाद में जो लोग आए हैं उनको शहरियत नहीं मिलती, लेकिन कैंपों में पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं नजर करम होगी तो हम भारतीय शहरी बन जाएंगे, सिटीजनशिप एक्ट जो वहाँ लेकिन ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, इनकी हमें देखभाल करनी है और खासकर सिंध हुकूमत को इसको और निगहदाश्त करनी है। बिल्कुल। अच्छा सर, क्विकली 4 मिनट रह गए, खबर आई, मैंने कहा आपसे कमेंट ले लूं, मुसलमानों की बताया जा रही है खरबों रुपए की इमलाक, क्योंकि आपने जिक्र किया है भारत में हड़पने का इमलाक जो है, हाँ जी, वो उसका कानून बदला है, वो हुकूमत का अमल दखल ज्यादा हो गया है, उस पर हाहाकार मची हुई है, उसकी डिटेल आएंगी तो हम बिल कह रहे हैं मंजूर हो आइंदा चंद रोज में। अभी तो हम हमारे रमजान के महीने में एक बड़ा सदमा हमें उठाना पड़ा। हमारे इंतहाई मुमताज कानूनदान खालिद अनवर एडवोकेट इस दुनिया से रुखसत हो गए 86 साल की उम्र में। हमारे साबिक वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली के बेटे थे। AK बरोही जो हैं बहुत बड़े कानूनदान पाकिस्तान, उनके शागिर्द थे, वजीर कानून भी वजीर कानून रहे, सेनेटर रहे, जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ा उन्होंने, जब गुलाम साह खान ने उनकी हुकूमत तहलील की, उनकी असम्बली तहलील की, तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। खालिद अनवर उसके वकील थे। बड़ा मार्के का मुकदमा था, बड़ी उनकी धूम मची, बहुत जबरदस्त शख्स थे, बड़े बासूद शख्स थे। उनके शागिर्द हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी मार्शल्ला हुकूमत को सर्व नहीं किया, कभी मार्शल्ला का मुकदमा नहीं लड़ा, ये उनका इम्तियाज था। और उनके जो दामाद हैं और भतीजे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो आप चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप माशाल्लाह एक जबरदस्त ज्यूरिस्ट हैं और कानून पे और आइन बड़ी गहरी नजर रखने वाले हैं, और उनके शागिर्द भी हैं। तो खालिद अनवर साहब जो हैं बड़े सादा मजाज थे और बड़ी उनसे मुलाकातें रहीं, चौधरी मोहम्मद अली साहब से भी रहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, साहिवाल वो आते थे बार बार, उनसे मुलाकातें रहती थी। फिर खालिद अनवर साहब से भी रहीं, उनके वालिद जो हैं उनके हवाले से भी हम एक मोहब्बत का रिश्ता था उनसे, और उनके अपने तौर पर भी, और बड़े एक सादा मजाज के, बड़े एक अपने रास्ते पे चलने वाले और अपने असूलों से पर कायम रहने वाले शख्स थे। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के जो ऐवान हैं वो सोगवार हैं, उनको याद करते रहेंगे। मालूम हुआ वहाँ काजी फायज इस्सत साहब उनके जनाजे में आए, शरीक हुए, तो वकला की बड़ी तादाद जो थी वो तो जरा उनसे मुंह मोड़ के खड़ी रही। ये भी मसाइल है ना। अब चौधरी इफ्तिखार साहब जो हमारे हैं चीफ जस्टिस, हमारे जो काजी फायज इस्सत साहब हैं, मैं सोचता हूँ अगर ये लोग जो हैं, अब काजी फायज इस्सत साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत थी, अगर इमरान खान साहब का कोई मुकदमा वो ना सुनते और तहरीक इंसाफ का, तो कितना अच्छा होता। काजी फायज इस्सा साहब जैसा जज बहुत जबरदस्त जज थे, मैं तो उनको बड़ा मद्दा हूँ, लेकिन यह है कि उनको भी वो इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो भी उनके रास्ते में एक बड़ा रुकावट बन गया, कांटे बखेर गया। और इसी तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब, वो भी जरदारी साहब का उन पे खिलाफ मुकदमा सुनते रहे, उनको भी चाहिए था कि गुरेज करते, क्योंकि जरदारी साहब उनकी बहाली के हक में ज़्यादा नहीं थे, तो उनको चाहिए था कि उनका मुकदमा ना सुनते। हमारे जो मुनसिफ जो है अगर अपने आप को काबू में कर लें तो खुद भी जिंदा रहें और हमें भी जिंदा रहने दें। सिर्फ मुनसिफ ही नहीं, यहाँ पर तो ये देखें ना, सियासतदान भी कोई आए तो वो समझता है कि शायद मैं ही, बस मेरे पास ही हल है मसाइल का, मैं ही कर सकता हूं। बात कर रहे हैं ना, इंसाफ के ऐवानों में जो लोग बैठते हैं उनको इंसाफ करना चाहिए ना। सही है, अपने आप से भी इंसाफ करना चाहिए और अपने क्लाइंट से भी इंसाफ करना चाहिए, हम सबसे इंसाफ करना चाहिए। ठीक है, अगर अपने साथ ना इंसाफी कर लें, ठीक है, और तो फिर बाकी इंसाफ किसको देंगे, कैसे देंगे। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।